नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जहां देश में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बीजेपी ने घोषणा की, वहीं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी नाम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा साथ-साथ हुई। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से पूरे देश की राजनीति पर उसका क्या असर और उत्तर प्रदेश बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार और आने वाले चुनावों की तैयारी में इस रणनीति से बीजेपी को क्या कुछ हासिल होगा? विपक्षी राजनीतिक दलों की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 24, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अवधेश पांडे बादल, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और ब्रिजेश शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत प्रशांत जी आपसे करते हैं। दिल्ली में तय हुआ बीजेपी अध्यक्ष का नाम। पीयूष गोयल लखनऊ जाकर घोषणा भले ही करे, लेकिन नाम पर आखिरी मोहर दिल्ली में लगनी थी, ये स्वाभाविक भी था। ये नाम किसका माना जाएगा, आला कमान का या योगी का? देखिए, बहुत ही मतलब ये कठिन सवाल है। आज भी हमने यूपी के कई नेताओं से ये जानने की कोशिश की पार्लियामेंट में कि ये इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं। कोई भी जवाब दे ना सका। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, फिर भी वो बोलना नहीं चाहते। लेकिन अभी इधर और उधर का जो जो बात है वो कायम है, और ये समझा जा रहा है कि जो इधर उधर की बात चलती है, जो जो दो धुरियां हैं उसको संतुलित करने का काम पंकज चौधरी कर सकते हैं। इसलिए इस लिहाज से उनका नाम भी काफी सुटेबल है। लेकिन एक जो पूरी तस्वीर इससे इर्द गिर्द जो खिंचती है पूरे पूर्वांचल की, देखिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए हमेशा बहुत ही कठिन विषय रहा, सबसे कठिन विषय रहा। मतलब 2000 जो भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में देखिए उसमें बीजेपी को हमेशा नुकसान हुआ है। पिछली विधानसभा में तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर मैं जिस जिले से मैं आता हूँ गाजीपुर से, वहां पे 7 में से 4 बीजेपी के पास थी। 2022 में 7 की 7 बीजेपी को लूज करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो वो पूरी बेल्ट है, वो पूरी बेल्ट जो है ओबीसी की है, एक तरह से पूरे पूर्वांचल में। तो उसको साधने के लिए पंकज चौधरी का जो जिस तरह के वो मटेरियल हैं, शायद वो बहुत फिट होंगे। तो बीजेपी के लिहाज से तो ये बहुत ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच, इसमें जो सबसे बड़ा फंदा ये लग रहा है कि ये जो टीम में बीजेपी की जो सहयोगी दल है, उनका भविष्य इससे कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये कुर्मी बिरादरी से हैं, और अब चाहे अनुप्रिया, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी अपना दल, उसको किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अपना दल का योगी आदित्यनाथ से कहिए या फिर उत्तर प्रदेश से बहुत किस तरह के संबंध है, वो सबने देखा है, पब्लिक डोमेन में भी है, और हमेशा टकराहट होती रही है। तो अब वो उनका फ्यूचर कहाँ इस पे बैठता है पंकज चौधरी के आने से, यानी कि एक बड़े मजबूत जमीनी कुर्मी नेता के आने से। फिर उसके बाद और ये भी माना जाता है कि कहा जाता है कि इनको पसंद नहीं किया जाता, ये केंद्र के आदमी है, और योगी उनको पसंद नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर, निषाद, ये जो भी लोग हैं, इनको शायद बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो क्या उसको, उस गैप को भरने की कोशिश करेंगे? तो क्योंकि 2024 में जिस तरह के नतीजे आए हैं, सबसे बड़ी समस्या पूर्वांचल को लेकर के थी, और पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी को जमीन पर उतारा गया है, एक तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि वो सारा उस जो ओबीसी वर्ग के वोट तो उसको समेट सके उस सच। ये एक रणनीति का हिस्सा लगती है। वो कितना साकार हो पाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये असल जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी तरीके से जहां बीजेपी सबसे कमजोर है, वहां एक मजबूत भारतीय जनता दोनों के पार्टी के बीच नेता को सत्ता उतारने की कोशिश संतुलन बनाए रखें, शक्ति संतुलन बनाए रखें, तालमेल बनाए रखें, दोनों तरफ लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो दूरी है, उसको कम करने का प्रयास करें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानस श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए।
और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आप सबकी अनुमति से पहले उनके पास जाना चाह रही हूँ, मेरे वरिष्ठ प्रमोद जी और अवधेश जी। मानस जी, किस तरह के मटेरियल हैं पंकज चौधरी? क्योंकि सवाल यहीं छोड़ा है प्रशांत देव जी ने, इसलिए मैं उसको आपके साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पंकज चौधरी से क्या संदेश बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दिया है? देखिए, पंकज चौधरी जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहूं तो सीधे-सीधे पीडीए पर हमला किया है। अब देखिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये फॉर्मूला है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई थी और भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा था, करीब-करीब 26 सीटों का। और 62 सीटों से उसका जो आंकड़ा था वो 33 सीटों पर आ गया था। 3 सहयोगी जोड़ लें तो कुल मिलाकर 36 लोकसभा सीटें हो जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से अपने हिंदुत्व के नारे को बुलंद कर रही थी, लेकिन जो जाति समीकरण है वो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की एक जमीनी हकीकत है जिससे कोई भी सियासी दल इनकार नहीं कर सकता। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये कि सरकार और संगठन में संतुलन बनाने के लिए और साथ-साथ ये दिखाने के लिए कि अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों के लिए समान रूप से सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कल जब ये समारोह हो रहा था उस वक्त इस बात को लेकर के बहुत चर्चा भी हुई। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ के रूप में अगर एक छत्री व्यक्ति के शख्स के हाथ में अगर उत्तर प्रदेश की कमान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया कि वो एक पिछड़े व्यक्ति के हाथ में संगठन की कमान देगा, संगठन का सुप्रीमो बनाया। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो अगड़ी बिरादरी से आते हैं और वो उनके हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता है, वो उस सत्ता के मुखिया है। तो दूसरी तरफ कुर्मी बिरादरी से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं, उनके हाथ में उन्होंने संगठन की कमान सौंपी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि समय-समय पर दलितों को लेकर के अलग-अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उन्हें संगठन से लेकर के सरकार में भी भरपूर स्थान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो एक तरीके से जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर समाजवादी पार्टी का नारा है या उनका फॉर्मूला है, तो पिछड़ा और दलित के साथ अगड़ा, यानी उनका जो पीडी है उसमें पिछड़ा, दलित, अगड़ा यानी हिंदू समाज की, हिंदुत्व की जो भावना के तहत जितनी भी जातियां आती हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छाते के नीचे भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयास कर रही है और यही वो एक फॉर्मूला है जो पीडीए की काट के तौर पर देखा जा सकता है। अगर हम इतिहास में चले जाएं तो प्रबोध गोस्वामी जी हमारे साथ है, सबसे वरिष्ठ सही हमारे पत्रकारिता जगत में वो काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मंडल पर कमंडल भारी पड़ा था। यानी उस वक्त अगर आप देखें तो मंडल की राजनीति हो रही थी, उस पर कमंडल भारी पड़ा था और यही वजह है कि रथ पर सवार होकर के जो यात्रा निकली आडवाणी जी के नेतृत्व में, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान दी, एक नए स्तर पर उनको पहुंचाया। अब वही फार्मूला दोबारा दोहराया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर जाति की राजनीति हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कटोगे तो बटोगे और एक है तो सेफ है। इस नारे के साथ वो अपनी उत्तर प्रदेश में जमीन को आगे बढ़ा रही है, अपनी जमीन का विस्तार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती, जैसा कि 2024 में देखने को मिला। इसलिए अगड़ी जाति के साथ पिछड़ी जाति का समन्वय और उसके साथ दलितों की एक बड़ी भागीदारी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, तो ऐसे में 2027 में मुख्यमंत्री को हैट्रिक लगाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में बहुत तो दिक्कत नहीं होगी और इसी के मुख्यमंत्री तहत का दरअसल काम आसान करने की कोशिश मानस जी दिल्ली ने की है। ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की यात्रा को सुलभ बनाने के लिए पंकज चौधरी का नाम, बिहार में 45 साल के नितिन और उत्तर प्रदेश में 45 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले पंकज चौधरी, यहाँ युवा मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री बुजुर्ग। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, तो युवा और वरिष्ठों का कॉम्बिनेशन दोनों तरफ बैठा है। हालांकि पंकज चौधरी के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, बीजेपी में किस तरह की, अवधेश जी, ये प्रत्याशित नाम था या अप्रत्याशित? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी है और यहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी
संगठन के शिखर पर जाने का और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां एक परिवार के अच्छा अवधेश जी, लोग ही अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, ये जी फिलॉसफी तो हो गई, ये फिलॉसफी तो बहुत हो गई। ये तो हमने सुनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सुन रहे हैं। इसलिए 12 साल पुरानी फिलॉसफी मत बताइए। आप ये बताइए कि इससे उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को मात देने में और राज्य के मुख्यमंत्री को मजबूत करने में पंकज चौधरी का नाम अपेक्षित था, आप लोगों के लिए सहज है, आप लोगों ने सोचा था कि उन्हीं को बनाना चाहिए? जी बिल्कुल मीना जी, कुछ बातें हैं जो हमेशा सत्य होती हैं और इसीलिए मैं चर्चा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सामान्य से कार्यकर्ता भी शिखर पर जाने का सपना देख सकता है, जबकि अन्य जो दूसरे परिवारवादी दल हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। जो कार्यकर्ताओं की आवाज होती है, नेतृत्व उसे समझता है और एक रणनीतिक ढंग से अपने संगठन का चुनाव करता है। सभी राजनीतिक दलों में सामाजिक चेतना का स्थान है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और उसी दायरे के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बिहार के मंत्री नितिन नवीन जी को और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय पंकज चौधरी जी को अपने संगठन का नेतृत्व सौंपा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो निश्चित ही इस फैसले के बाद एक अनुभवी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जिनको संसदीय ज्ञान भी है, जिनका जनता से जुड़ाव भी है और जिनकी पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पकड़ है और इसी नाते कि वो केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात को पुनः दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें सामान्य से कार्यकर्ता ही वो प्रधानमंत्री और अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है और ऐसे जब निर्णय होते हैं तो कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि वो स्वयं अच्छा काम करें, एक अनुशासित ढंग से, एक साफ सुथरी छवि के माध्यम से उनको भी कभी न कभी अवसर मिलेगा। इस प्रकार की सोच और भी विकसित होती है जब इस प्रकार के निर्णय होते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगा दी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लें, क्या पता कब किस्मत खुल जाए। डॉक्टर निखिल खत्री, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रमोद गोस्वामी जी के पास, वो वरिष्ठ हैं, माफ कीजिएगा। डॉक्टर निखिल खत्री, आप सबसे युवा हैं, सो प्लीज प्रमोद गोस्वामी जी, क्षमता, काबिलियत, योग्यता, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए पंकज चौधरी में कितनी पाते हैं आप? मीना जी, अब राजनीतिक दलों के लिए क्षमता, योग्यता, जनता में पकड़ और ये सब चीजें मतलब अटपटी सी जरूर लगती हैं। जहां तक पंकज जी की बात है, ये बात सही है कि पंकज जी उन लोगों में है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, तो उनके जो रिश्ते कभी किसी से न तल्ख रहे हैं, अलबत्ता वो राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं कि वो राजनीति में उनको बढ़ाने का या उनको लाने का जो राजनाथ सिंह को एक बड़ा वो है और राजनाथ सिंह के वो करीबी माने जाते हैं। लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री और उनके बीच में कोई तालमेल नहीं होगा। अभी जैसा कि अवधेश जी ने एक बात कही कि कार्यकर्ताओं की आवाज उठी, वही है ये, तो कार्यकर्ताओं की आवाज तो कहीं सुनाई नहीं दी। अब हो सकता है कि वो पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की आवाज उठती हो और बना दिए गए हों। हाँ, ये हो सकता है, जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि वो पूरे देश में पकड़ रखते हैं, तो अगर पूरे देश में पकड़ रखते हैं तो उन्हें राज्य में क्यों भेजा गया, ये बात भी कुछ हजम नहीं होती है। ठीक है, वो एक अच्छे कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और नॉन कंट्रोवर्शियल हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो पिछड़े वर्ग से लाने का महत्वपूर्ण आधार सिर्फ और सिर्फ एक ही है और दूसरा न कार्यकर्ताओं की आवाज है और ना ही पूरे देश में उनका कोई डंका बजता है। सिर्फ यही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में मतलब शिकस्त हुई, विधानसभा में भी सीटें घटी,
इसलिए, और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया, उस पीडीए को काउंटर करने के लिए इसके अलावा के ओबीसी से ही लाया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अगर दिनेश शर्मा की आवाज यहाँ बराबर उठती रही तो दिनेश शर्मा के लिए भी बहुत से व्हाट्सएप चले और ये सारी चीजें होती रही, तो आवाज तो उठी, लेकिन आवाज का कोई मतलब नहीं होता है। ये जो समीकरण देखे जाते हैं, अब चुनाव मूल्यों सिद्धांतों के नहीं हैं, अब जातिगत समीकरणों के हैं। तो वो आवाज उठा करे, वो अवधेश जी के लिए आवाज उठा करे, अगर समीकरण नहीं बैठते हैं या मेरे लिए आवाज उठे तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो खाली चोचलेबाजी है, ये कहने की बातें मात्र हैं। तीसरी ये है कि मुझे लगता है कि नॉन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए केंद्र के लिए ये ज्यादा मुनासिब रहा कि यहाँ पर नॉन कंट्रोवर्शियल लाया जाए, ताकि योगी जी और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो और आपसी सामंजस्य बने। और ये थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया जब नामांकन हुआ तब भी और उसके बाद भी, कि एक कॉर्डियल से रिश्ते दिखाई दिए, सभी लोग थे। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए 27 के चुनाव को रखे ये सारे समीकरण बैठाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में निश्चित रूप से जो है उसमें ब्राह्मणों को भी कहीं ना कहीं वो साधने की कोशिश करेंगे और उसमें भी रखेंगे, ये महत्व दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जब पिछली बार अगर आप डिबेट में मीना जी याद हो तो बात हमारे सारे पैनलिस्ट ने, कई लोगों ने ये बात कही थी कि निरंजन ज्योति जी आ रही हैं, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे डाउट है, मैं नहीं समझता कि निरंजन ज्योति जी आ पाएंगी, लेकिन आ जाए तो उसके लिए अब वो हम कह भी नहीं सकते हैं, ये पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन जो समीकरण है उन समीकरणों में वो फिट नहीं बैठती थी। और चूंकि ये कुर्मी के नेता हैं, कुर्मी के नेता ये पूरे प्रदेश के भी नहीं है, ये कुर्मी हैं। अब वो मतलब कुर्मी हो जाने से पूरे देश के भी नेता हो जाए, मान लिया जाए, वो तो अपनी जगह पर है। हाँ, पूर्वांचल में जरूर कह सकते हैं कि वो समीकरणों को साधने में, या पीडीए जो है एक संदेश पूरे प्रदेश में जरूर जाएगा कि कुर्मी का अगर नेता था तो कल्याण सिंह थे, उसके बाद कुर्मी का कोई नेता बचा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा कुर्मी का नेता उस टक्कर का आया हो जिसका कि पूरे प्रदेश में कोई पकड़ रही हो। हाँ, ये बात जरूर है कि ये वहां पर अच्छा तालमेल करेंगे, अच्छे हैं, युवा भी कह सकते हैं, ये संगठन के निष्ठावान भी हैं, संगठन की जानकारी भी है, अनुभव भी है। तो उस लिहाज से इन सारे समीकरणों को देखते हुए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे लगता है इसका पार्टी को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और मंत्रिमंडल के विस्तार में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें राजनीतिक समीकरण, आवाज के आधार पर नहीं, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर दिखाई देंगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद गोस्वामी जी कायस्थ हैं, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट। कितनी आबादी है कायस्थ की इस देश में, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ कुर्मी समाज के नेता होने से राष्ट्रीय नेता बन जाएं। अवधेश जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन डॉक्टर निखिल खत्री, विपक्ष के पीडीए के फॉर्मूला को टारगेट करने का एक नया फॉर्मूला बीजेपी ने अपने अध्यक्ष के नाम से निकाला है। कितना आपकी पार्टी पर उसका असर, किस रूप में देखते हैं आप? आपकी रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और मैं न्यूज़ पर डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार करता हूं कि आपने आज मुझे पहली बार अपने न्यूज़ पर बुलाया। और इसके साथ साथ अभी आपने एक बात बोली थी कि आप सबसे युवा हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी करता हूं, जिन्होंने एक युवा लड़के को, एक शिक्षित लड़के को, एक पीडीए समाज के लड़के को प्रवक्ता बनाया। और इसके साथ साथ मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं कि अभी आपने मैम पीडीए की बात करी, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता और सभी वरिष्ठ साथी भी बात कर रहे थे कि इससे पहले अभी जो इन्होंने ये कुर्मी समाज के अध्यक्ष जो बनाए हैं, इससे पहले कौन कौन से समाज के अध्यक्ष थे? क्या वो पीडीए समाज के नहीं थे? तो फिर अब ये बीजेपी वाले ऐसे क्यों पुटअप कर रहे हैं कि हमने पीडीए समाज का अध्यक्ष बनाया है? इनसे पहले भी तो पीडीए समाज के ही भूपेंद्र जी जो अमरोहा के हैं, वो भी तो पीडीए समाज के अध्यक्ष थे। तो उनमें क्या हुआ? तो बीजेपी तो टोटली शून्य है। इनको सिर्फ पीडीए की वोट चाहिए। अभी आप कुर्मी समाज पर आ जाओ मैम, कुर्मी समाज पर आप बताइए, बीजेपी प्रवक्ता जी को शायद पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, पर आपने कितनी टिकट दी थी एमपी में कुर्मी समाज को, और हमने कितनी टिकट दी थी एमपी समाज को? चलो मैं बता देता हूं,
बीजेपी ने मात्र 5 एमपी टिकट दी थी कुर्मी समाज को, और समाजवादी पार्टी ने, जो पीडीए समाज की पार्टी है, उसने 12 एमपी की टिकट दी थी, जिसमें 7 कुर्मी समाज के नेता सांसद बन के लोकसभा गए थे, और आपने सिर्फ 3 लोकसभा में गए थे। डॉक्टर निखिल खत्री, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है? आप युवा हैं, डॉक्टर हैं, राजनीति में आप युवा नेता अखिलेश यादव का शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन आप फंसे हुए हैं बुरी तरह इस जाति के भंवर में, बवंडर में। जाति का बाउंडर तो आप बताइए। जैसे अभी परिवारवाद की बात भाजपा के प्रवक्ता ने की थी, और आपने इनकी बातों को सही किया, तो जो अभी 2 नियुक्तियां हुई है, क्या इनमें परिवारवाद नहीं है? और दूसरी बात, पीडीए समाज बिल्कुल साफ है। अभी 24 में आपने देखा, और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि कैसे हर समाज आगे बढ़े, और पीडीए, जब बीजेपी वाले थोड़े कंफ्यूज से रहते पीडीए में, तो हम बताना चाहते हैं पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित एंड ऑल। ये इनको बात समझ आ जानी चाहिए कि सारे समाज एक है। समाजवादी पार्टी ने हर समाज को आगे बढ़ाया है, और हम सबको पता है कि ये कोई यूपी के तो कोई नेता की नियुक्ति नहीं हुई है, तो दिल्ली से बिठाए गए हैं। ये तो एमवाई की जो टीम है, मोदी एंड योगी की टीम है, ये तो एम टीम के सदस्य यूपी में लाए गए हैं। इनको लखनऊ से क्या है, और लखनऊ वालों में कितनी नाराजगी है, आपको पता होगा लखनऊ वालों में कितनी, जब से ये बने तो लखनऊ वालों में कितनी नाराजगी है। ये तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर बता रहे हैं आप। मोदी और योगी एक, अवधेश पांडे जी दोनों की सहमति से बनाया गया पंकज चौधरी जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसा हमने पहले कहा कि एक आंतरिक लोकतंत्र है और सब लोग उसके हिस्सा हैं। समय समय पर अच्छे कार्यकर्ताओं का मनोनयन पार्टी की जिम्मेवारी भी है और पार्टी करती भी रहती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े समाज से, कमजोर वर्ग से आने वाले गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कोई चाय सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग यहाँ पर संगठन का नेतृत्व नहीं करते कि अखिलेश यादव का बेटा ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, अखिलेश यादव के परिवार का ही कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। अरे घोषित कीजिए किसी भी समाज को, किसी कुर्मी को, किसी निषाद को, किसी अनुसूचित जात के व्यक्ति को घोषित करे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी में दम हो तो मुख्यमंत्री घोषित करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए अपना। तो चूंकि ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, ये सैफई गैंग है, ये केवल अपने परिवार तक सोचती है, और इनका फर्जी पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और उसके आधार पर ये पिछड़ों को, दलितों को गुमराह करने की जो कोशिश करने की बात करते हैं। तो लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में इस प्रदेश की सम्मानित जनता ने योगी जी की सरकार बना करके सिद्ध कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, जंगल राज स्थापित करने वाले अखिलेश यादव का कोई स्थान नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास भी, विरासत भी, कानून का राज भी का राज चल रहा है, और इससे प्रसन्न होकर के लोग लगातार योगी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। एक बात प्रमोद जी ने जो कहा उस पर मेरा प्रोटेस्ट है कि उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी कुर्मियों के नेता थे। अरे कल्याण जी पूरे देश के सुशासन स्थापित करने वाले हिंदूवादी नेता थे, यद्यपि वो लोध समाज से लोध क्या, मैं करेक्ट कर लूं, लोधों के नेता थे। मैं अवधेश जी करेक्ट कर लूं। हाँ वही नहीं, वो हिंदू नेता थे, और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने सुशासन, गुड गवर्नेंस की पहली बात चर्चा हुई कल्याण सिंह जी के शासन में। उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर के अब वो पंकज चौधरी जी 7 बार के एमपी हैं, और उन्हें आप किसी जात के खांचे में, किसी क्षेत्र के खांचे में नहीं फिट कर सकते। केंद्र में वो फाइनेंस के स्टेट मिनिस्टर है। तो 7 बार के एमपी को आप एक सीमित क्षेत्र का और एक केवल बिरादरी का नेता जो स्थापित और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पंकज चौधरी जी के व्यक्तित्व के साथ न्याय होगा। पंकज चौधरी जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य नेता है, और प्रदेश में केंद्रीय जो नेतृत्व है वो बहुत विमर्श करके केंद्र सरकार में मंत्री किसी को बनाता है। यदि पंकज चौधरी जी को उन्होंने नेता अगर वह देश के अंदर बनाया है, मंत्री बनाया है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रतिभा के नाते भी कोई मंत्री होता है। पूरे प्रदेश के अंदर में बसपा की सरकार थी, कहीं कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नहीं बनने दिया गया। लेकिन पंकज चौधरी जी का व्यक्तित्व है कि वो लगातार
1991 से लेकर अब तक अगर वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और पूरे देश के अंदर संसद में वो अपनी बातों को बहुत ही दबाव के साथ और बहुत ही तर्क के साथ, बहुत ही साक्ष्यों के साथ रख रहे हैं और देश के अंदर वो लगातार राजनीति में बने हुए हैं, तो केवल एक जाति के आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर अगर उनके व्यक्तित्व को अटैच किया जाता है तो उनके व्यक्तित्व के साथ ये न्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहती है सबका साथ सबका विकास, और सभी सामाजिक जातियों की जो चेतना है वो अपने जाति के व्यक्ति को शीर्ष पर देखना चाहते हैं, तो समय समय पर ऐसे सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी भी, आप देखिए मोहन यादव को पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाया, अनुसूचित जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया। तो आप देखिए जरा किस प्रकार का गुलदस्ता सजा करके नायब सिंह सैनी जी को वहां पर बनाया, हरियाणा के अंदर महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति का बनाया, पिछड़ी जाति के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो जो सबका साथ सबका विकास की ओरिजिनल पॉलिटिक्स है, इसको भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस में कोई सोच नहीं सकता कि उसका भी नाम कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आएगा, प्रधानमंत्री के रूप में आएगा, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। अवधेश जी, डॉक्टर निखिल खत्री आपकी बात से बहुत ज्यादा असहमत नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी नहीं, निखिल खत्री जी को घोषित कर दे। निखिल खत्री जी आप बोल रहे हैं, आप शांत हो जाइए, थोड़ी सभ्यता रखिए, पानी पी लीजिए, कहे कि आज के बाद अखिलेश यादव जी अपने परिवार से माहौल खराब कर रहे हैं। आप 2 मिनट, अभी मेरी बारी है बोलने की, तो आप क्यों भी बोल रहे हैं? क्यों? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर खत्री जी हमसे असहमत हैं तो वो बतावें कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा मुख्यमंत्री कब घोषित करेंगे समाजवादी पार्टी का अपने किसी परिवार के बाहर का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, थोड़ी सभ्यता बनाए रखिए सर। इसी सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश यादव से बाहर, अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता पैनल में आते हैं सारे रट्टे मार कर आते हैं। पता नहीं बीजेपी कभी कोई डेवलपमेंट में बात नहीं करती है। ये सवाल का तो जवाब दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपको सभ्यता नहीं है बात करने की? आपकी पार्टी यही सिखाती है कि कैसे हमेशा माहौल खराब होता है। आप सवाल का जवाब दीजिए। तो आप कौन है मुझसे करने वाले? मैं तो एंकर जी से बात कर रहा हूँ। थोड़ा पानी पी लीजिए। बीजेपी हमेशा कौन है कहने वाले? अगर आपके बस की सच सुनना नहीं है तो आप पॉइंट रहिए ना। तो मैं यार आप बड़े चैनल पर डिबेट कर रहे हैं तो टू द पॉइंट रहिए। तो आप चुप रहिए ना 2 मिनट, मेरी बारी तो मैं बोलूंगा ना। तो आप बताने वाले, तो आप 2 मिनट शांत रहिए। मतलब बीजेपी हमेशा यही सिखाती है कि अपने प्रवक्ताओं को कैसे हमेशा माहौल खराब करना है। सबसे पहली बात, बीजेपी कभी भी किसी मुद्दे पर बात नहीं करती, कोई डेवलपमेंट पर बात नहीं करती। और इन्होंने पूरी जिंदगी सैफी में ये घूमते हैं। जैसे 24 में इनको पीडीए समाज ने और समाज ने इनको आईना दिखाया, वैसे 27 में पीडीए समाज इनको बिल्कुल 27 में इनको उखाड़ फेंक कर बाहर कर देगी। बीजेपी लोगों की जनता समझ चुकी है, ये सिर्फ परिवारवाद का झूठा खेल खेलते हैं। इनमें इतनी बड़ी झूठ भरी, अभी बिहार में हमने देखा कौन कैसे एमएलसी और मंत्री बन गया। अमित शाह जी के लड़के कहाँ हैं? तो ये बीजेपी बिहार में पार्टी है। रामविलास पासवान जी के लड़के इस समय क्या है पार्टी में? अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिलती, आपको हरियाणा में सीट नहीं मिलती, आपको बिहार में क्या हुआ? यूपी में क्या हुआ? पिछलग्गू बन करके पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं। जनता का क्या जनादेश था आप बताइए? जब आपको जनता ने बिल्कुल अपने मन से उतार दिया, आपको झूठे लोगों को प्रदेश से बाहर करने का किया है और जनता आपको काम करेगी। आप क्या है कि हम सेवा का काम करते हैं, सुशासन का काम करते हैं। टीम प्लीज अवधेश जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। अवधेश जी प्लीज आप डॉक्टर निखिल खत्री को सुनिए प्लीज। दूसरी बात ये है, मैं प्रमोद गोस्वामी जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर निखिल खत्री के पास एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक मिनट समाजवादी पार्टी मैम, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता है, थोड़े बहुत आप सभ्यता रखिए। और दूसरी बात ये है, अगर आपने 400 पार का नारा दिया था
तो आप क्यों भागे आंध्र प्रदेश की तरफ, आप क्यों भागे बिहार की तरफ? तो जनता समझ चुकी है कि आपके बस की कुछ नहीं है। और आप सवालों पर रहिए ना, आप मान्य पॉइंट रहिए ना, सवालों पर तो रहिए आप। टू द पॉइंट हूं मैं। आप ये बताइए, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या इनमें परिवारवाद नहीं है? आपको क्या एक पता है लाइन का सबसे प्रश्न बड़े है परिवारवाद का एग्जाम्पल तो ये अखिलेश आपके दोनों यादव जी अध्यक्ष हैं। कब किसी सबसे बड़े दूसरे को परिवारवाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष एग्जाम्पल तो अथवा आपके दोनों मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं। घोषित कर रहे हैं, बताइए आप। आपके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने सबसे बड़े परिवारवाद का तो ये है, और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो आप इन पर बोलिए ना, आप क्यों प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप प्लीज दोनों एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आप दोनों एक दूसरे के बीच में जैसे बोल रहे हैं उससे आपकी जनता कितनी बात को सुन पा रही है ये भी समझिएगा। मैं नहीं बोला ये जो माहौल खराब करते हैं बीजेपी वाले, ये बोल रहे हैं। मैं नहीं, आप बोला पूरा पॉइंट आप किसी इनको के ये ऊपर सिखाया क्यों जाता है, आप बीजेपी वालों को ये सिखाया जाता है कैसे डिबेट खराब करना है। डॉक्टर निखिल खत्री के पास प्रमोद गोस्वामी जी इस सवाल का जवाब वाकई में मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या वक्ता या नेता के नहीं, द्वारा आप बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बीच में बोल रहे, आप पूछिए, ये बीच में बोल रहे थे हमारे, मैं सुन नहीं पाया। आप पूछिए, बिल्कुल आप पॉइंट पे आइए निखिल जी, आप बताइए। एक लाइन का प्रश्न है, आप क्वेश्चन बताइए। आप मैम निखिल जी, जैसे बीजेपी ने जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपकी पार्टी में ये संभावना कम है अखिलेश यादव से आगे पार्टी, परिवार से आगे पार्टी नहीं निकल पाती है। ये बात सही है? आपकी पार्टी में ये मुमकिन नहीं है, ये बात भी सही है? नहीं, चलो अब मैं आंसर दूं मैम, आपका क्वेश्चन हो गया। मैम आप मैम जो बीजेपी परिवारवाद का, तो मैम ये बिल्कुल समझता नहीं मैं। और दूसरी बात मैम, इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश पटेल जी थे, वो भी कुर्मी समाज से थे, अब वो सांसद है फतेहपुर के। अब श्यामलाल पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है निखिल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हो। मैं सुनाता हूँ, हमारी पार्टी का भी एक सर राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जो राष्ट्रीय महासचिव जी बुलाते हैं, और उसके बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद ही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होता है। आपकी तरह हवाबाजी में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के परिवार से बाहर होगा, एमएलए से लेके एमएलसी जितने भी विधायक दल की बैठक होती है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला लेती है। के परिवार से बाहर होगा। मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। डॉक्टर निखिल खत्री, अवधेश पांडे, प्लीज आप दोनों को समझना होगा, खास करके अवधेश जी, कि निखिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। और निखिल जी की सीमा है, उनके पास सच में इस सवाल का जवाब नहीं है, भले ही वो पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन इतना अधिकार ही शायद समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं है कि वो ये बता सकें कि समाजवादी पार्टी कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, अगर उनकी सरकार, उनकी पार्टी चुनाव जीतती है आने वाले चुनाव में, तो अखिलेश यादव के अलावा भी किसी के बारे में सोच सकती है क्या? प्रमोद जी, मैं आखिरी सवाल के लिए आपके पास आ रही हूँ। 7 बार का सांसद होना किसी को ऐसे ही तो राजनीति में लगातार बने रहने का कारण नहीं बनता। कहीं ना कहीं कोई बात पंकज चौधरी में है ऐसी, एक आपने बताया, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, और उनके पीछे मजबूत ताकत क्या है जो लगातार उन्हें राजनीति में जीत की तरफ लेकर गई? नहीं, देखिए मीना जी, जीत की तरफ हम, आप या कोई भी राजनीतिक दल का मुखिया या कोई भी हो, वो उसको जीत की तरफ वो खाली नहीं ले जा सकता। उसके अपने जो क्रेडिबिलिटी है, अपनी जो जनता के बीच में पकड़ है, अपने जनता की समस्याओं के समाधान है, शायद यही कारण है कि वो 7 बार के सांसद रहे। और इसीलिए मैंने कहा कि वो, पहले भी मैंने ये बात पंकज जी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कही कि वो मिलनसार व्यक्ति हैं, कहीं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, और वो संगठन की उसको तबीयत को भारतीय जनता पार्टी की वो समझते हैं, अच्छे संगठनकर्ता भी हैं, शायद इसीलिए लाया गया। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, मैं उस पर खुद पुनः दोहराना चाहूंगा कि आने का जो अब उत्तर प्रदेश या बिहार में जो जातिगत समीकरण है, उसको कोई भी पार्टी कहे कि कुछ भी कह दे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों की अनदेखी करके राजनीति नहीं कर सकता है। आज स्थितियां हैं, और बिल्कुल ये कड़वा सच है, इसको कोई स्वीकार करे अथवा न करे, चाहे कहीं भी आप उठा के देख लीजिए ना। अब इसके बाद आप छोड़ दीजिए, अभी पंकज जी जब ये अपना अध्यक्ष हो गए हैं, अपनी कमेटी जब बनाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा, उसके बाद एक डिबेट इस पे कर लीजिएगा कि, और तब अवधेश जी को भी बुला लीजिएगा कि उसमें कितने जाति के समीकरणों को बैठाया गया, या 7 वर्ष के अनुभव को या 60 वर्ष के
मतलब उसको बैठाया गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण स्वाभाविक है, अधिकारियों की पोस्टिंग में जातिगत समीकरण है, टिकट देने में जातिगत समीकरण है। जहां कुर्मी है वहां से आप किसी यादव को लड़ा दीजिए, जहां यादव वहां ब्राह्मण को लड़ा दीजिए, जहां क्षत्रिय वहां किसी कुर्मी को लड़ा दीजिए। तो ये जातिगत समीकरण ये कड़वे सच हैं, उनको राजनीतिक दलों को साधना होगा। इसमें कोई मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जो राजनीतिक बनी है या जो समीकरण चल रहे हैं, राजनीति का दौर चल रहा है, उसमें हर राजनीतिक दल के लिए अपरिहार्यता है ये। भले ही वो कहे कुछ भी, सबका साथ सबका विकास ये वो, लेकिन सत्यता ये है कि चाहे वो टिकट का वितरण हो, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे अध्यक्ष का चयन हो, और चाहे कमेटी हो जो बनाएंगे ये, उसमें भी सारे जातिगत समीकरण बैठाए जाएंगे, लेकिन वो होगा सबका साथ सबका विकास। ये एक कहने की बात है, लेकिन सत्यता यही है, सबका साथ सबका विकास तो अपनी जगह है ही, लेकिन जातिगत समीकरण बैठाना ये राजनीतिक व्यवस्था और मजबूरी है। राजनीतिक दलों की जरूरत भी है, उन्हें राजनीति करनी है, इसलिए राजनीति की चाल चलनी होगी। पंकज चौधरी को बनाकर उत्तर प्रदेश में एक संदेश बीजेपी ने साफ दे दिया है। कहीं ना कहीं इससे ये भी साफ हो गया है कि योगी और मोदी के बीच में चाहे कितनी भी दूरी हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठेगा जिस पर दोनों की सहमति हो, और ये ऐसा नाम है पंकज चौधरी का जिस पर योगी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और मोदी के भी कैबिनेट में राज्य मंत्री की भूमिका में पंकज चौधरी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर निखिल, मैं माफी चाहती हूँ, समय की कमी है। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी ने अब अपने 2 अहम फैसलों को देश के सामने रख दिया है। इससे लोकतंत्र आंतरिक मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? ये सवाल जनता के सामने है और इसका जवाब भी जनता को तय करना है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।